तो कॉर्पोरेट टैक्स, तो किसी भी कंपनी के नेट बुक के ऊपर आपके इंपोज होता है कॉर्पोरेट टैक्स। अब ये नेट बुक प्रॉफिट निकालते कैसे हैं कंपनी का, और कॉर्पोरेट टैक्स आपके होता कितना है, तो कॉर्पोरेट टैक्स कितना है आपके फ्लैट 30%। ठीक है, अब नेक्स्ट है आगे समझना, कोई भी कंपनी का एक तो होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, उसने कितना सामान बेचा है और पर सामान कॉस्ट क्या है। तो मान लिया किसी कंपनी ने 5000 वस्तुएं बेची और पर वस्तु की कीमत थी 1000 रुपए, तो रेवेन्यू कितना हो गया 5 लाख। ठीक है, अब एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू में से क्या घटा दो, खर्च घटा दो ओवरऑल जो है। तो मान लिया 3 लाख कंपनी का खर्च है, तो 5 लाख में से 3 लाख आपके घट गया, तो क्या हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हुआ। अब एक होता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से डेप्रीसिएशन घटा दो। ठीक, तो मान लिया ये 20,000 और कम कर दिया, तो अब आपके नेट बुक प्रॉफिट कितना बचा 1,80,000। अब इसके ऊपर लगेगा कॉर्पोरेट टैक्स 30%। ठीक है, तो ये होता है आपके कॉर्पोरेट टैक्स। कैसे 50 लाख होगा, लो कम कर दो, अभी 5 लाख ले आते हैं। अब ठीक, अब नेक्स्ट कंपनी, ये किसे कहते हैं। कई बार होता क्या है कि गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है, अगर गवर्नमेंट को किसी जगह पे या किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होता है ना, तो गवर्नमेंट वहां क्या कर देती है, कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर देती है। ठीक, जैसे कि आपके हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, आप वहां फैक्ट्री डालो वो कॉर्पोरेट टैक्स ही नहीं लगाते। तो इसका मतलब आपके क्या है कि आप कितना भी पैसा कमाओ आपके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा। जैसे आपकी गवर्नमेंट को सोलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, तो जो कंपनियां सोलर एनर्जी बनाएंगी उन पे भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगाते, पैसा तो कमाएंगी ना वो कंपनियां, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लिया जाता उनसे। तो अब आपके होता क्या है, जीरो टैक्स कंपनी वे कंपनी होती है जिनके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता। क्यों, क्योंकि इन कंपनियों ने ऐसी स्कीम्स में निवेश किया है जो टैक्स छूट के दायरे से क्या है, बाहर है, यानी कि जो टैक्स छूट के दायरे में आती है। ठीक है, जैसे कि आपके सोलर प्लांट्स या इसके अलावा आपके कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस टाइप के अगर कोई भी निवेश हुए तो यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लेती सरकार। तो अब यहाँ जो जीरो टैक्स कंपनी है उन्हें टैक्स के दायरे में लाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर। अब न्यूनतम वैकल्पिक कर क्या है, ये भी कंपनी पे लगता है, लेकिन न्यूनतम वैकल्पिक कर किस पे लगता है, सिर्फ जीरो टैक्स कंपनी, जीरो टैक्स कंपनी यानी जो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देती है उनके ऊपर लगेगा। अंतर क्या है इस पे और उसमें, इसकी रेट आपके कम है 18.5%, उसकी रेट 30%, बस इतना अंतर है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपने उसको चेंज कर दे, गवर्नमेंट जो चार्टर लेके आई है जिसमें लिखा है कि हम इतनी चीजों में इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों से कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लेंगे, हो सकता है हटा दे, भविष्य में हटा दे तो 30% का स्लैब आ जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स, पूंजी लाभ कर, तो कैपिटल गेन टैक्स हम आपके किसे कहते हैं, तो कैपिटल गेन टैक्स आपके होता क्या है कि मान लो जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, 1 करोड़ रुपए का कोई प्लॉट खरीदा और अगली साल बेच दिया उसे 1 करोड़ 20 लाख में, तो कितना प्रॉफिट हो गया 20 लाख, तो इस 20 लाख के ऊपर लगेगा कैपिटल गेन टैक्स। अब ये कैपिटल गेन टैक्स 2 प्रकार का होता है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब अगर 36 महीने से पहले प्रॉफिट हुआ है तो शॉर्ट टर्म, और 36 महीने के बाद प्रॉफिट हुआ है तो लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसके बाद सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। ठीक, तो प्रतिभूति हस्तांतरण या प्रतिभूति विनिमय शुल्क। तो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स से आपके क्या तात्पर्य है, शेयर मार्केट में जो हम शेयर बॉन्ड और डिवेंचर आपके खरीदते हैं तो उसके सेल परचेज पे जो लगने वाला आपके टैक्स होता है उसे बोलते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। अब यहां दोनों में याद रखना, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा सिर्फ प्रॉफिट पे, जैसे आपने कोई शेयर खरीदा और उसमें हो गया आपको प्रॉफिट, तो वहां प्रॉफिट पे कौन सा लगेगा कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन जो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स आपके होगा ये सिर्फ ट्रांजेक्शन पे लग रहा है, ये तो देना ही पड़ेगा चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है, तो ये होता है आपके सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। शेयर बॉन्ड और डिवेंचर ये होते हैं आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये आगे बताएंगे जब। तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स एफबीटी। अब मान लो होता क्या है, कंपनियां करती क्या थी पहले। ठीक, किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी आपके दी कितनी 40,000, देखना अब यहां ये है आपके कोई कंपनी। ठीक है, इस कंपनी ने रखा आपके कोई एम्प्लॉय, कोई रखा कौन एम्प्लॉय, और इस एम्प्लॉय को आपके सैलरी दी कितनी 40,000। क्या एम्प्लॉय टैक्स के दायरे में आएगा, 1 साल का कितना हुआ 4,80,000 टैक्स के दायरे से बाहर। इसका मतलब ये एम्प्लॉय आपके टैक्स के दायरे से बाहर, ये टैक्स पे नहीं करेगा क्योंकि इनकी इनकम ही 5 लाख नहीं हो रही। अब देखना, सैलरी तो दी इन्होंने आपके सिर्फ कितनी 40,000, लेकिन साथ में कंपनी ने कहा कि फ्लैट आपको हम दे रहे हैं रहने के लिए, कार आपको हम दे रहे हैं, कार पे चलने वाला आपके ड्राइवर हम दे रहे हैं, साथ में एक क्रेडिट कार्ड हम आपको दे रहे हैं खर्च करने के लिए, और इन सब का आपके जो बिल होगा वो बिल पे करेगा कौन कंपनी। ठीक, और इन सब की अनुमानित आपके कॉस्ट होगी 1 लाख रुपए महीने, 1 लाख रुपए मंथ। तो इसके हाथ में तो 40,000 ही गया, लेकिन इसको फैसिलिटीज मिल रही है 1,40,000 की। ठीक, तो अब यहां कंपनी ने 2 फायदे किए, इसने तो बचाया अपना इनकम टैक्स और कंपनी ने बचाया अपना कॉर्पोरेट टैक्स। यही हुआ ना, कंपनी का खर्च बढ़ गया इससे,
तो कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स बचाएगी और इसको इनकम टैक्स बचवाएगी। फिर गवर्नमेंट को ही पता चल गया कि कंपनी ऐसे कर रही है। ठीक, तो उठा के कंपनी ने आपके इन सारी फैसिलिटीज के ऊपर इंपोज कर दिया गवर्नमेंट ने एफबीटी, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। इस 1 लाख रुपए पे टैक्स चाहिए, जो आप फैसिलिटीज दे रहे हो ना इनको, आप खूब दो, लेकिन इस पे हमें टैक्स चाहिए। ठीक, तो इसे कहते हैं हम फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। क्लियर हुआ है? तो सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज कंपनी देती है, तो उन फैसिलिटीज के ऊपर आपके कंपनी बताएगी ना इतना पैसा किस पे खर्च किया है, तो उन फैसिलिटीज के ऊपर लग जाएगा आपके कौन सा टैक्स? फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। नेक्स्ट अगला समझना, पिगवेनियन टैक्स। पिगवेनियन टैक्स क्या होता है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज यानी कि नकारात्मक बहिर्मुखता, इसके ऊपर इंपोज होता है पिगवेनियन टैक्स। जैसे कि कोई आपके मान लिया लेदर फैक्ट्री है, तो ये पॉल्यूशन एक्सक्रीट कर रही होगी बाहर। ठीक, यानी कि पानी जो बाहर छोड़ेगी आपके कोई भी लेदर फैक्ट्री, तो वो पानी को भी खराब करेगा। ठीक है, मिट्टी को भी खराब करेगा। ठीक, इसके अलावा आपके मान लिया कोई भी इंडस्ट्री है जिससे कोई आपके एनवायरमेंट के ऊपर नकारात्मक असर पड़ रहा है, तो किसी इंडस्ट्री के द्वारा आपके एनवायरमेंट पे जो नकारात्मक असर पड़ रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके ऊपर इंपोज किया जाता है पिगवेनियन टैक्स। इसे सामान्यतः देश के अंदर हम बोलते हैं ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स मतलब जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के नाम पे लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद याद रखना टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स आपके क्या होता है? ये इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कि अब आपको रुपए से डॉलर चाहिए, ठीक है, तो रुपए से डॉलर जब आप कन्वर्ट कराओगे, इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज है, तो इस पे एक सर्टेन अमाउंट आपसे टोबिन टैक्स के रूप में कलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट याद रखना स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी हमेशा इंपोज होती है आपके क्वांटिटी के ऊपर, किसी माल की क्वांटिटी कितनी है। ठीक, और एक होती है एड वैलोरम ड्यूटी। एड वैलोरम ड्यूटी आपके इंपोज होती है प्राइस के ऊपर, कि किसी सामान की प्राइस कितनी है। ठीक है, अब जैसे कई बार क्या होता है कि कई सामान की प्राइस बहुत कम होती है, जैसे साल्ट। ठीक, तो अब साल्ट के ऊपर आपके स्पेसिफिक ड्यूटी लगाएगी सरकार कि 1 ट्रक नमक ले जाओगे तो इतना पैसा, 2 ट्रक ले जाओगे तो इतना। कई चीजों की प्राइस आपके बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि गोल्ड, तो अब गोल्ड में आपके क्या नहीं देखेंगे? अब वेट नहीं देखेंगे, गोल्ड में क्या देखा जाएगा? प्राइस। तो जहां आपके प्राइस कम हो वहां सरकार लगा देती है क्या? स्पेसिफिक ड्यूटी। जहां सामान कम हो और प्राइस बहुत ज्यादा हो वहां लगाती है एड वैलोरम ड्यूटी। ठीक है, जब बात साल्ट की होगी तो स्पेसिफिक ड्यूटी, और बात जब गोल्ड की होगी तो एड वैलोरम ड्यूटी। सरचार्ज एंड सेस, इन दोनों को आपके समझो क्या होता है? सरचार्ज और सेस दोनों का मतलब आपके होता है क्या? टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा कि जिन लोगों की इनकम 15 लाख से ऊपर है उनसे 2% सरचार्ज वसूला जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब आपके क्या हुआ? देखना जरा, ये स्लैब याद है? जिन लोगों की इनकम 15 लाख से ज्यादा है उनसे 2% सरचार्ज लिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? सरचार्ज क्या है? टैक्स ऑन टैक्स। और सरचार्ज कितने परसेंट बोला? 2%। तो अब देखना, 15 लाख से ऊपर एक तो ये इनकम थी किसी बंदे की, कितनी इनकम थी ये, और ये कितनी थी? 30 लाख। अब इन पे लगने वाला आपके टैक्स कितना है? इस बंदे को कितना टैक्स देना है? 2,35,000। और इसको टैक्स कितना देना है? जोड़ो फटाफट। टैक्स ऑन टैक्स का मतलब आपके क्या है? तो टैक्स ऑन टैक्स का मतलब यह है सरचार्ज का, कि मान लो कि गवर्नमेंट ने कहा कि सरचार्ज हमें देना है 2%, तो ये तो है टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स, इसको कहते हैं हम क्या? सरचार्ज। और ये सरचार्ज आपके हुआ कितना? मान लो 2%। मान लिया सरचार्ज कितना हुआ? 2%। तो 2% किसका? 2,35,000 का। इस टैक्स के ऊपर लग रहा है ना, इसका 2%। क्लियर हुआ? ठीक, यानी कि ये कितना? 4700 रुपए ये इस पे सरचार्ज लगा। तो इसका टोटल टैक्स पे अमाउंट कितना हुआ? 2,35,000 प्लस 4700। क्लियर हुआ है? देना होगा एक्स्ट्रा, ये सिर्फ हाई इनकम ग्रुप पे लगता है, उनकी इनकम को और बैलेंस किया जाए इसलिए सरचार्ज लगाया जाता है। तो सरचार्ज का मतलब टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स। इस 17 लाख की इनकम का टैक्स था 2,35,000, और इस टैक्स पे एक और टैक्स जो लगेगा वो होगा सरचार्ज, ये इनको देना होगा। ठीक, जैसे कि अब इसकी इनकम है 30 लाख, तो इस टैक्स के ऊपर आपके मान लो सरचार्ज लगा दिया गया कितना? 2%। तो सरचार्ज 2% कितना हो गया? ये 12,500। तो ये इनकम 6,25,000 प्लस 12,500, इतना टैक्स देना पड़ेगा। सरचार्ज किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं लगाया जाता, लेकिन सेस किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए लिया जाता है, जैसे कि एजुकेशन सेस। ठीक, तो एजुकेशन सेस आपसे अगर 1% लिया गया है तो एजुकेशन सेस से जो पैसा आता है ना, उसे एजुकेशन पे ही खर्च कर सकती है सरकार, लेकिन सरचार्ज को सरकार कहीं भी खर्च कर सकती है। ठीक है, सरचार्ज सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पे इंपोज होता है, तो इसका मतलब इसका प्रभाव हाई इनकम पे पड़ता है, लेकिन सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के ऊपर इंपोज होता है, तो इसका प्रभाव सब पे पड़ता है। जैसे पेट्रोल लेने आप जाते हो,
एजुकेशन सेस लगता है पेट्रोल पे, तो गरीब जाएगा उसे भी देना है, अमीर जाएगा उसे भी देना है, ठीक है, क्योंकि आपके जो सेस होता है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों टैक्स के ऊपर आपके इंपोज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा याद रखना, अब सेस से, इसके बाद में दूसरा याद रखना, अब सेस से, सरचार्ज से जो इनकम आपके आती है वो भारत सरकार अपने कंसोलिडेटेड फंड यानी कि संचित निधि में रखती है, ठीक। लेकिन सरचार्ज की इनकम को कहां रखेगी? कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि में। लेकिन सेस से जो इनकम आती है वो संचित निधि में नहीं रखी जाती, वो इमीडिएट उस प्रोजेक्ट पर खर्च कर दी जाती है जिस प्रोजेक्ट के लिए इसको कलेक्ट किया गया है। तो ये होता है सर। लाफर कर्व की अगर हम आपके बात करें तो ये एक इकोनॉमिस्ट थे आपके, आर्थर लाफर, क्या नाम था इनका? आर्थर लाफर, ठीक। कहां के रहने वाले थे? यूएसए। आर्थर लाफर के बारे में आपके टैक्स रेट और रेवेन्यू कलेक्शन इन दोनों के बीच को शो करने वाला इन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया था। इन्होंने कहा आपके कि किसी भी देश से जैसे आपके टैक्स रेट इंक्रीज होती है वैसे वैसे रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज होता है, ठीक। एक लेवल पे जाके एक ऐसी टैक्स रेट आएगी जहां देश के अंदर रेवेन्यू कलेक्शन मैक्सिमम होगा, और अगर उससे ज्यादा टैक्स रेट बढ़ी तो लोग टैक्स चोरी करना शुरू कर देंगे और रेवेन्यू कलेक्शन कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक। मान लो सरकार टैक्स कर दे 100%, तो या तो लोग काम करना बंद कर देंगे या टैक्स चोरी करना शुरू कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो आपके हर देश के अंदर एक ऑप्टिमम टैक्स रेट होती है, अनुकूलतम कर की दरें। ऑप्टिमम टैक्स रेट आपके क्या होती है, ये हर देश में बिल्कुल अलग होगी। ऑप्टिमम टैक्स रेट क्या है? वह मिनिमम टैक्स रेट जो किसी देश के अंदर रेवेन्यू कलेक्शन को क्या कर रही हो? मैक्सिमम। अगर इससे आगे निकल गई आपकी टैक्स रेट तो रेवेन्यू कलेक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात कही थी आपके महान विज्ञानी लाफर या आर्थर लाफर ने, ठीक है। इसके आगे देखेंगे